नमस्कार। एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट कम कॉम्पिटिटिव क्लास में पुनः आप लोगों का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में हम लोग इकोनॉमिक्स के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 25 सेट प्रश्नों का एक सेट बनाया हुआ है जो आप लोग को बिहार बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। इससे पहले हमने आपको पार्ट 1 भी 25 सेट का यूट्यूब पर डाल दिया है, आप उसे भी अच्छी तरह से अध्ययन कर लेंगे। यह जो है हमारा इसी तरह से जो है 25-25 प्रश्नों का सेट जो है 4 सेट आपके सामने यूट्यूब पर आ जाएगा। अभी हम लोग सेट 2 पर यानी पार्ट 2 पर चलते हैं। अब प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया वीडियो को अंत तक देखें और लाइक एवं शेयर जरूर करें, और जो भी नए विद्यार्थी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया वे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को अद्यतन अपडेट वीडियो मिलते रहेगा। अब चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है क सरकार की आय, ख पारिवारिक आय, ग सार्वजनिक उपक्रमों की आय, घ उत्पादन के साधनों की आय। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादन के साधनों की आय। अब प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी है? तो ऑप्शन है अल्फ्रेड मार्शल ने, प्रोफेसर फिशर ने, प्रोफेसर पिगू ने एवं घ इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, इसकी परिभाषा जो है प्रोफेसर फिशर ने दिया था। अब प्रश्न संख्या 3 पर चल। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन प्रायः किस आधार पर किया जाता है? तो ऑप्शन है क सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ख शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, ग उपरोक्त दोनों और घ इनमें से कोई नहीं। तो राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन जो है हम लोग उपरोक्त दोनों पर अर्थात जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद दोनों पर करते हैं। अब प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? क 1991, ख 1992, ग 1993 और घ 1994। तो नई आर्थिक नीति जो है 1991 में अपनाई गई। इसका लक्ष्य था कि मुद्रास्फीति दरों को कम करना और अपनी आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के लिए विदेशी धन के पर्याप्त भंडार का निर्माण करना। यह जो है नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था, जो कि 1991 में अपनाई गई थी। 5। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि नई आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन थे? क श्री चंद्रशेखर, ख मनमोहन सिंह, ग पीवी नरसिंह राव और घ अटल बिहारी वाजपेयी। तो नई आर्थिक नीति के जन्मदाता जो थे मनमोहन सिंह थे। अब प्रश्न संख्या 6 में चलते हैं। 6 में कह रहा है मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? क धातु मुद्रा, ख सिक्के, ग वस्तु मुद्रा और घ पत्र मुद्रा। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है मैसेज का एक आइकन। आप लोग से एक और अनुरोध है कि कृपया जो है मैसेज बॉक्स में जो भी आप लोग को समस्याएं आ रही है उसे लिखें। आगे जिस चीज का भी आपको वीडियो ऑब्जेक्टिव का और चाहिए तो जरूर लिखें। ऐसे हम प्रत्येक विषय का बारी बारी से ऑब्जेक्टिव का ये जो यूट्यूब पर वीडियो हम डालते जरूर रहेंगे।
विशेष जो चाहिए आप जरूर लिखें, हम उस पर ध्यान देंगे और आप लोगों के लिए उसे जरूर लाएंगे। अब जो इसके उत्तर पर चलते हैं, तो मुद्रा का प्राचीनतम रूप है वस्तु मुद्रा। अब प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। 7 में कह रहा है किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ? तो क लोहा, ख तांबा, ग पीतल और घ चांदी और सोना। तो विद्यार्थियों जो है चांदी और सोना का जो है सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ था। आप स्क्रीन में देख भी रहेंगे। फिगर डालने का उद्देश्य है कि फिगर से थोड़ा आप लोगों को ज्यादा समझ में आ सकता है और प्रश्न रोचक भी लगते हैं। प्रश्न संख्या 8। 8 में कह रहा है मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? ऑप्शन है क मूल्य का संचय, ख विलंबित भुगतान का मान, ग मूल्य का हस्तांतरण और घ विनिमय का माध्यम। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य जो है वह है विनिमय का माध्यम। आपको फिगर से भी दिख रहा होगा कि मुद्रा का जो है यूज किस में हो रहा है, मुद्रा का जो मेन कार्य किस रूप में हो रहा है। अब प्रश्न संख्या 9 में चलते हैं। 9 में करा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी? क मार्शल ने, ख रॉबर्टसन ने, ग हार्टले विदर्स ने और घ सेलिगमैन ने। विद्यार्थियों मुद्रा का जो परिभाषा जो है अनेक अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से दिया है। हमने इस सेट में जो है मुद्रा की सभी परिभाषाओं और उनके जो है अर्थशास्त्री जिन्होंने दिया है सबको हम इसमें लाए हैं। आप बारी बारी से सबका अध्ययन कर सकते हैं। अब देखते हैं इसकी परिभाषा किसने दिया है। तो दोस्तों विद्यार्थियों इसकी परिभाषा जो है हार्टले विदर्स ने दिया है। अब प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। 10 में कह रहा है मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है? ठीक है, तो मुद्रा की वैधानिक परिभाषा जो है प्रोफेसर नैप ने दिया है। प्रोफेसर नैप के अनुसार जो है आपको सामने दिख रहा है कि प्रोफेसर नैप के अनुसार जो है मुद्रा की परिभाषा है कि कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कहलाती है। यह जो है मुद्रा की वैधानिक परिभाषा है जो नैप के द्वारा प्रोफेसर नैप के द्वारा दिया गया। अब प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है मुद्रा मूल्यमापन तथा भुगतान का साधन है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दिया है? तो ऑप्शन है मार्शल ने, ख रॉबर्टसन ने, ग कोलबर्न ने और घ सेलिगमैन ने। तो यह परिभाषा जो है मुद्रा का जो यह परिभाषा जो है कोलबर्न ने दिया है। मुद्रा मूल्यमापन तथा भुगतान का साधन है, इसे जो है किसने दिया? तो कोलबर्न ने। अब प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं। तो 12 में कह रहा है मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त होती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है? क मार्शल ने, ख रॉबर्टसन ने, ग कोलबर्न ने और घ सेलिगमैन ने। तो विद्यार्थियों मुद्रा की यह परिभाषा जो है सेलिगमैन ने दिया है। अब प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। 13 में कह रहा है पूंजी का निर्माण बचत की प्रवृत्ति पर निर्भर है। बचत की यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है क में प्रोफेसर मार्शल ने, ख प्रोफेसर पिगू ने, ग प्रोफेसर रॉबर्टसन ने और घ प्रोफेसर केन्स ने। तो विद्यार्थियों बचत की यह परिभाषा जो है प्रोफेसर केन्स ने दिया है। इनके द्वारा ही दिया गया है कि पूंजी का निर्माण बचत की प्रवृत्ति पर निर्भर है।
अब प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। 14 में कह रहा है, जब एक किसान चावल देकर जुलाहे से कपड़ा लेता है तब यह मुद्रा की कौन सी प्रणाली है? तो विद्यार्थियों ऑप्शन में है वस्तु मुद्रा, ख धातु मुद्रा, ग पत्र मुद्रा और घ सिक्का। तो यह जो प्रणाली है यह जो है वस्तु मुद्रा वस्तु विनिमय का प्रणाली है। इसमें जो है वस्तु के बदले जो है वस्तु का लेन देन होता है। अब जो है प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। 15 में कह रहा है, वर्तमान में मुद्रा विकास के कितने चरण हैं? तो विद्यार्थियों ऑप्शन है 2, ख 3, ग 4 और घ 5। तो वर्तमान में जो है मुद्रा के 4 चरण हैं और अभी जो है आज के डेट में इसके आज के परिभाषा के ही अनुसार जो है, चूंकि यह परिभाषा पूर्व में जो है अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया है, लेकिन आज के समय के अनुसार यह 5 हो सकता है, 5 चरण हो सकता है। क्योंकि पहला चरण है, देखिए आपके सामने है, प्रथम चरण में वस्तु मुद्रा कह रहा है जिसमें आखेट युग और कृषि युग को डाला गया। ठीक है, आखेट युग में जानवरों की खाल, चमड़ा आदि, पशुपालन युग में गाय, बकरी, बैल आदि और कृषि युग में अनादि का आदान प्रदान होता था मुद्रा के रूप में। द्वितीय चरण में धातु युग को डाला गया जिसमें लोहे, तांबा, पीतल और सोना चांदी का प्रयोग किया जाता था। तृतीय चरण हमारा है सिक्का, जिसमें धातु के विभिन्न आकार एवं वजन के अशुद्ध सिक्के तथा धातु के निश्चित आकार एवं वजन के शुद्ध सिक्के का प्रयोग किया जाता था। और चौथा चरण है पत्र मुद्रा, कागजी मुद्रा एवं सिक्के का प्रयोग। लेकिन आज के युग में जो है, जो हमारा डिजिटाइजेशन जो हो गया है, इसमें जो है एटीएम कार्ड हो गया, आपका ऑनलाइन पेमेंट हो गया, ये भी जो है मुद्रा का अपना एक चरण है। ठीक है, अभी इसका वर्णन नहीं किया गया है, आगे देखिए किया जाता है या नहीं किया जाता है। अभी हम लोग जो है इसी 4 चरण को पढ़ते हैं। ऐसे 5वां चरण प्रवेश कर चुका है, क्योंकि एटीएम कार्ड हो गया, आपका ऑनलाइन पेमेंट हो गया, ये सभी जो है अभी जो है वर्तमान में ज्यादा से ज्यादा चल रहा है। अगला है प्रश्न संख्या 16। 16 में कह रहा है कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहा जाता है? तो क पत्र मुद्रा, ख साख मुद्रा, ग उपरोक्त दोनों और घ इनमें से कोई नहीं। तो व्यावसायिक बैंकों द्वारा जो है साख मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। 17 प्रश्न संख्या 17 में कह रहा है कि साख की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ऑप्शन है क लैटिन, ख हिंदी, ग इटालियन और घ इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों साख की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा से किया गया, लैटिन भाषा से हुई है। अब प्रश्न संख्या 18 पर चलते हैं। 18 में कह रहा कि वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या थी? तो ऑप्शन है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, मूल्य मापन की कठिनाई और ग उपरोक्त दोनों और घ इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई दोनों थी, अर्थात उपरोक्त दोनों से कठिनाई जो थी उसकी वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी। प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है कि साख का क्या अर्थ है? क विश्वास करना, ख ऋण लौटाने की क्षमता, ग उपरोक्त दोनों और घ इनमें से कोई नहीं। तो मेरे विद्यार्थियों साख का अर्थ है उपरोक्त दोनों, विश्वास करना भी और ऋण लौटाने की क्षमता भी। उपरोक्त दोनों जो है साख का अर्थ है।
अब प्रश्न संख्या 20 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 में कह रहा है कि मुद्रा के प्रयोग से किनको लाभ हुआ है। तो विद्यार्थियों ऑप्शन है उपभोक्ताओं को, ख उत्पादकों को और ग उपरोक्त दोनों को। घ इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों मुद्रा के प्रयोग से दोनों को लाभ हुआ, अर्थात उपरोक्त दोनों हो जाएगा ऑप्शन में, उपभोक्ताओं को भी और उत्पादकों को भी। अब प्रश्न संख्या 21 में चलते हैं। 21 में कह रहा है कि वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। क व्यावसायिक बैंक, ख सहकारी साख समितियां, ग बीमा कंपनियां और घ इनमें सभी। तो वित्तीय संस्थाओं में जो है इनमें सभी को शामिल किया जाता है। अब प्रश्न संख्या 22 में चलते हैं। 22 में कह रहा है कि सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को ऋण की सुविधा किस स्रोत से प्रदान की जाती है। तो विद्यार्थियों ऑप्शन है क संस्थागत स्रोत से, ख गैर संस्थागत स्रोत से, ग उपरोक्त दोनों से एवं घ इनमें से कोई नहीं। तो सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत जो है निर्धन परिवारों को ऋण की सुविधा जो है संस्थागत स्रोतों से दी जाती, प्रदान की जाती है। अब प्रश्न संख्या हम लोग 23 में चलते हैं। 23 में देखिए क्या कह रहा है। भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है। क अल्पकालीन ऋण, ख मध्यकालीन ऋण, ग दीर्घकालीन ऋण और घ इनमें से सभी। दोस्तों उत्तर जानने से पहले आपसे इस स्क्रीन में भी निवेदन किया जा रहा है कि कृपया लाइक करें, प्लीज लाइक। तो जो भी हमारे अभी विद्यार्थी लाइक नहीं किए हैं कृपया उसे लाइक कर लें, जिससे कि हमारा जो है मनोबल बढ़ेगा। अब जो है इसके उत्तर को जानते हैं। भूमि विकास बैंक जो है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। अब जो है प्रश्न संख्या 24 में कह रहा कि भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय कब बनाया गया। तो विद्यार्थियों ऑप्शन है 1912 में, ख 1919 में, ग 1929 में और घ 1951 में। तो भारत में सहकारिता को जो है प्रांतीय विषय 1919 में बनाया गया। अब जो है प्रश्न संख्या 25 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 में कह रहा एटीएम का अर्थ है क्या है। क स्वचालित टॉकिंग मशीन, ख स्वचालित टेकिंग मशीन, स्वचालित टेलर मशीन और इनमें से कोई नहीं। तो मेरे विद्यार्थियों एटीएम का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन। इसी के साथ हमारा जो है यह जो है सेट समाप्त होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया जो भी विद्यार्थी हमारे लाइक नहीं किए हैं कृपया लाइक कर लें, शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब भी कर लें। अब जो है जल्द ही आप लोगों को इसका अगला सेट पार्ट 3 आपके सामने आ जाएगा। आप लोग जो है उसे अवश्य देखिएगा, क्योंकि हम जो है अभी आप लोगों को बिहार बोर्ड के एग्जाम के को लेकर उससे संबंधित जो है प्रश्नों को आपके सामने ला रहे हैं, जो आप लोग को एग्जाम में बहुत बहुत सुविधाजनक होगा, फायदा मिलेगा उससे। आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। धन्यवाद।